नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हमेशा से मीडिया और लेखकों के चहेते रहे हैं, उनके प्रिय विषय रहे हैं। लालू प्रसाद यादव पे बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी है और हाल ही में एक किताब जेएनयू के पीएचडी के छात्र जयंत जिज्ञासु ने लिखी है। उस पुस्तक का नाम है द किंग मेकर। ये पुस्तक हमारे हाथ में है और जयंत जिज्ञासु ने इस किताब में न सिर्फ लालू यादव बल्कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की बारे में भी लिखी है और मतलब पूरे परिवार को छूने की कोशिश की गई है। इस किताब में कुल 13 अध्याय हैं और इन दिनों जो है राजनीतिक गलियारों में इस किताब की काफ़ी चर्चा है। इस किताब के लेखक जयंत जिज्ञासु इस वक्त हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जयंत जी, रैड नेटवर्क में आपका स्वागत है। जी बहुत शुक्रिया। जयंत जी, सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि द किंग मेकर, लालू प्रसाद यादव की अनकही दास्तान, तो ये अनकही दास्तान उनके बारे में लिखने का आपके मन में विचार कैसे आया? स्टूडेंट हैं अभी और पीएचडी कर रहे हैं। अभी आपने आरजेडी से अभी जुड़े हैं, लेकिन पहले आप स्टूडेंट हैं, बाद में आरजेडी से जुड़े हैं और किताब की शुरुआत शायद काफ़ी पहले हुई होगी, तभी इतनी मोटी किताब लिखी जा चुकी है। तो ये कैसे संभव हुआ और कब मन में आया आपका कि एक लालू जी पे बुक लिखा जाए? दरअसल मेरा परिवार तो आरंभ से समाजवादी विचारधारा से जुड़ा रहा है और पिताजी 69 में जो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे हमारे इलाके में, उनकी उम्र तो नहीं हुई थी मतदाता की के रूप में वोट डालने की, लेकिन वहाँ एक कबीर मठ हुआ करता था रौन, जो बाद में मेरा ननिहाल भी हुआ। तो वहीं रहकर वो पढ़ाई करते थे। उनके पिताजी गुज़र गए थे। वो मुंगेर ज़िले के टिकारामपुर एक दियारा क्षेत्र है, वहीं से आते थे और वहाँ से मधु लिमये साहब चुनाव जीते, बांका से भी मुंगेर से भी। तो उस दियारा क्षेत्र में उनको पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया कुछ लोगों ने और उनके प्रतिद्वंदी उस वक़्त डीपी यादव जी हुआ करते थे। एक बार डीपी यादव से फिर वो हारे, 2 बार जीते। तो पिताजी जब उस मठ पर रहते थे तो वो संसोपा का ज़माना था, वहाँ कई उस इलाके के प्रखर लोग थे, तो माहौल एक तरह से वो समाजवादियों का रहा है। ये और बात है कि कांग्रेस के ज़माने से, आज़ादी के बाद से उसके विधायक होते थे मिश्री सदा जी, तो रामविलास जी वगैरह वहाँ से जीते। बाद में 74 के आंदोलन वगैरह में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने जिसका नेतृत्व करना स्वीकार किया और यहाँ पर लालू प्रसाद जी छात्र नेता के रूप में अपनी एक आभा बिखेर रहे थे पटना विश्वविद्यालय में, बतौर महासचिव भी, बाद में अध्यक्ष भी चुने गए। तो पिताजी उस वक़्त मुंगेर में थे और डीजे कॉलेज के प्रोफेसर्स वगैरह की सोहबत में रहा करते थे। तब जाबिर हुसैन साहब वगैरह भी मुंगेर में थे उन दिनों। तो जो बाद में बिहार विधान परिषद के सभापति भी हुए, कर्पूरी जी की सरकार में मंत्री भी थे। तो वहाँ पिताजी के एक मित्र को वो जो नाफरमानी का, सिविल नाफरमानी का आह्वान था जयप्रकाश नारायण जी का, तो मुंगेर में एक टेलीफोन का तार चढ़कर काटने में, उसी में पथराव हुआ था पुलिस और वहाँ के नागरिकों के बीच। वो शहीद हो गए, शहीद अनिल जी, और वो पिताजी के रिश्तेदार भी थे, अच्छे मित्र भी थे। तो अनिल जी के पिताजी चबुक्की यादव, और उनको सांत्वना देने जेपी खुद आए थे और पिताजी, चबुक्की बाबू और जयप्रकाश नारायण जी एक ही खाट पर बैठे हुए थे, मुंगेर आईबी में शायद, या श्यामपुर मोहली तरफ। तो पिताजी बहुत सारी ओरल टेस्टिमनी सब सुनाया करते थे उस ज़माने की। और बाद में फिर भागलपुर में एक लोकदल का सम्मेलन भी हुआ था जिसमें कर्पूरी जी भी आए थे, और कर्पूरी जी अपने निधन के
ढाई महीने पहले आए थे पिताजी के बुलाने पर अलौली हाई स्कूल के ग्राउंड में। और उसी अलौली हाई स्कूल के ग्राउंड में मधु लिमये साहब भी 69 के विधानसभा चुनाव में आए थे प्रचार करने वहाँ के उम्मीदवार के पक्ष में। तो ये सब बहुत करीब से जो उन्होंने देखा, और परिवार का माहौल भी कुछ सियासी ही रहता था मेरा। तो एक दिलचस्पी तो बचपन से थी। और ब्लेज, इंडिया टुडे, स्वाधीनता, लोक लहर, माया भी, है ना। तो इस तरह रविवार, धर्मयुग और माँ सरिता वगैरह पढ़ते थे, तो कादम्बिनी। तो ये इस तरह से जो भी बिहार और देश की राजनीति में घटित होता था, और इन पत्र पत्रिकाओं के ज़रिए उस वक़्त बहुत तो समझ में नहीं आती थी बातें, लेकिन वो तस्वीरें सब मैं देखते रहता था। और फिर मेरा पिताजी लोकदल में महासचिव हो गए वहीं ज़िला में, फिर जनता दल में उपाध्यक्ष हो गए। लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री बने तो पहला कार्यक्रम 90 में जो आयोजित हुआ था वो मेरे ननिहाल में, रौन में। और उस ग्राउंड में, उस कार्यक्रम में संचालन से लेकर उनका अभिनंदन भाषण, और हमारे मिथिलांचल में एक रिवायत है अभिनंदन पत्र पढ़ने की, वो शादी वगैरह के पाणी ग्रहण समारोह में भी, और फिर कोई बड़े नेता आते हैं तो उनके सम्मान में भी। तो वो खगड़िया से उसी दिन प्रिंट करा के शंकर प्रिंटिंग प्रेस से आए, और धूल धूसरित से उस स्कूटर पर बैठ के, तो लालू जी तब तक आ चुके थे। और वो जो पुलिस वगैरह की बैरिकेडिंग, तो कोई मंच पर उनको जाने ना दे, जबकि वो उपाध्यक्ष थे। तो लालू जी की नज़र पड़ी तो उनको लग गया कि ये कोई बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है, तो फिर उन्होंने इशारा करके बुलाया। फिर जाके वो अभिनंदन भाषण हुआ। सुधीर त्रिपाठी जी खगड़िया के उस वक्त जिलाधिकारी हुआ करते थे। तो इस तरह से वो पिताजी के चलते थोड़ी दिलचस्पी बढ़ी। 90 में तो मेरा जन्म ही हुआ। और फिर जो है आपको पिताजी जॉब में आ गए। वो पहले एक एफिलिएटेड कॉलेज था, वो कंस्टिट्यूएंट हो नहीं पाया, तो शिक्षक की बहाली लालू जी ने निकाली थी 94 में। और वो जब शिक्षक बन गए बीपीएससी के जरिए, 25,000 का एक लॉट निकला था। तो माँ कहती थी कि प्रोफेसर साहब कहलाने से तो परिवार नहीं चलेगा, इसमें पैसे तो मिलते नहीं, वित्त रहित कॉलेज है, तो आप भर दीजिए। उनको लगता था कि हम बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के चेयरमैन थे एसएन प्रसाद, और अल्ट्रा रियल नंबर के इन्वेंटर, उनके अंडर में पीएचडी में रजिस्ट्रेशन भी करा लिया था। एसपी कॉलेज दुमका हुआ करता था, वो अब तो यूनिवर्सिटी हो गई, लालू जी ने ही बनाई, सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी, लेकिन तब भागलपुर यूनिवर्सिटी के ही दायरे में वो सब आता था। आपको साहेबगंज, गोड्डा, दुमका, ये सब इलाका बड़ा इलाका था। तो कुछ तो पश्चिम बंगाल का भी हिस्सा। तो मैंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पहले होता था ये सब, टीएनबी कॉलेज वगैरह सब, टीजे कॉलेज। तो वहाँ से 95 का चुनाव, वो शिक्षक तो बन गए, लेकिन एक कैबिनेट मिनिस्टर के, जो लालू जी कैबिनेट में थे, उनके पॉलिटिकल एडवाइज़र भी हो गए थे। तो सिलसिला चलता रहा। 95 में वो पहली जनसभा थी जीवन की जिसकी याददाश्त मुझे है, और वो लालू जी मुख्यमंत्री थे। वो चुनाव प्रचार था 95 का विधानसभा, और तब उनका आह्वान, और हम लोग वो टाट का भी, लेकिन मिट्टी का वो लेप लगा हुआ घर होता था, और उसमें हम लोग चक्र छाप का वो साटने जाते थे। मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान था, तो मैं बहुत लाज शर्म के चलते जहाँ किसी के आंगन में भेज दिया जाता था, तो मुझे लगता ना, हम नहीं जाएंगे। और फिर भी दीवार में साट के, लेकिन मेरी वो झिझक होती थी, मतलब पब्लिक को फेस करने में मुझे बहुत झिझक होती थी। लोगों के बीच मेरे सामने अगर कोई मेरी तारीफ़ करता था, या कि देखो इसको इतनी कविताएं याद हैं, देखो ये बहुत अच्छा मतलब प्रतिभावान लड़का है, तो मैं झेंप जाता था उनके सामने। और ये कि ये हल्दर जी का लड़का है वगैरह वगैरह, तब तो और भी ज़्यादा कि मतलब पिता के चलते वो क्यों मुझे मतलब ये करते हैं, या मेरे सामने में ये प्रशंसा मेरी नहीं करें। तो वो करता था इस तरह से। और फिर उस जनसभा में मैंने देखा, माँ मुझे लेके गई थी और पिताजी तो उसमें व्यस्त थे। हाँ, तो वो हमको याद है कि वो गाय चराने वालों, भैंस चराने वालों, बकरी चराने वालों, वो सुअर चराने वालों, वो मूस के बिल से दाना निकालने वालों, वो ताड़ी चुआने वालों, वो लकड़ी बीछने वालों, वो घोंघा चुनने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो।
और वो बहुत वैचारिक भाषण था, दिलचस्प अंदाज में था। और ये मुझे आज भी याद है, मतलब 95 वगैरह में तो कविताएं उविताएं याद होने लगी थी, तो इसलिए ये बातें जहन में रह गई। और ये सब उस पर भी छपता था, जो पैम्फलेट था उस पर भी छपा हुआ रहता था। तो उस तरह से तो नहीं कि हम वो समझ सकें कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में कैसा क्यों कर रहे हैं, ये सब तो नहीं, लेकिन ये बहुत लुभावने लगते थे हमें ये स्लोगन। तो इसको क्लास वगैरह में भी बोलते थे। एक तो पहला जो जहन में है वो मेमोरी ये है। दूसरा कि जब खटपट जनता दल में शुरू हो गई थी तो रामविलास जी रेल मंत्री थे और लीडर ऑफ द हाउस थे वहाँ, और देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, बाद में आई.के. गुजराल हो गए। तो वहाँ एक शिलान्यास का कार्यक्रम था, अलौली उधर सलौना रेल लाइन का, या कुशेश्वर स्थान करके कुछ खगड़िया से, जो भी मुझे एग्जैक्ट नहीं ध्यान है। तो अब जाके वो चालू होने वाला है। उसमें पता चला कि ये केंद्र सरकार में भी जो लोग कुछ बैठे हुए हैं, कुछ तिक्रमी किस्म के, दल के अंदर भी तिक्रम करने वाला, और बीजेपी तो कर ही रही थी खिलाफ में। तो लालू जी उस वक़्त एक किताब खुजवा रहे थे, और वो राजेंद्र यादव जी हसनपुर से विधायक बने थे 85 में, गजेंद्र हिमांशु जी को हरा के कांग्रेस के टिकट पर, और वो मंत्री भी बने, 3 मुख्यमंत्री उस बीच में बदल गए 85 से 90 में। तो उनसे लालू जी ने वो किताब पूछी कि वो है क्या, कितना सच कितना झूठ, कर्पूरी जी की। और उसको पिताजी ने ही मैंने बिकवाया वहाँ पर, और कर्पूरी जी को उस सभा में भी बांट रहे थे। तो राजेंद्र बाबू ने पूछा पिताजी को कि तुम्हारे पास हो, तो वो मुख्यमंत्री जी खोज रहे हैं। पिताजी ने वहाँ आकर एक अन्य मार्ग में वो किताब लालू जी को दी। तो अरे बहुत दिन से हम ढूंढ रहे, लाओ लाओ लाओ। हाँ, उस किताब में कर्पूरी जी ने रामजीवन सिंह जी को और रामविलास जी को जम के कोसा था। और उसके पीछे भी एक लंबी कहानी है, हम फिर कभी बताएंगे क्यों कोसा था। कर्पूरी जी पर कई तरह के लांछन वगैरह कुछ लोगों ने लगाए, और नेपाल प्रवास जो था आपातकाल के दौरान, उसमें रामविलास जी उनके साथ ही थे। तो ये सब कुछ हो रहा था। ये भी प्लानिंग थी कि कर्पूरी जी पर पथराव कर दिया जाए अलौली में जब आए। तो पिताजी को जब बोले पागल वागल हो गए आप लोग, ये इतने बड़े नेता, और आपका दल के अंदर किनके साथ उनका क्या खटर पटर है उससे नहीं मतलब है, लेकिन वो अलौली आए हैं, और अगर आप लोग इस तरह से करेंगे तो फिर हम दूसरे तरीके से सोचेंगे। तो कर्पूरी जी वहाँ पर खाने के लिए, तो बोले कि खाने की व्यवस्था कहाँ किए हो। तो पिताजी कैसे बोलते कि मैंने आर्थिक रूप से हम इतने तंगी में चल रहे हैं कि हम 50 लोगों के खाने की, तो बोले फला के यहाँ कराए हैं, कोई वहीं पर थे सीनियर लीडर थे, जो लीडर कार्यकर्ता थे, जो पिताजी को बहुत मानते थे। तो बोले तुम अपने यहाँ काहे नहीं कराए। तो कर्पूरी जी इस तरह से जो मैंने ज़रूरी नहीं कि आप कोई बहुत बड़े नाम हों इस इलाके के, बल्कि वो ऐसे सामान्य कार्यकर्ता के यहाँ भोजन करना पसंद करते थे। तो 97 में जब खटपट हुई तो लालू जी से ये राबता पिताजी का। फिर एक किसी मामले में बुरी तरह से, जिनके यहाँ वो पॉलिटिकल एडवाइज़र थे, उन्होंने पता नहीं किसके कहने पर क्या किया नहीं किया, पिताजी वहीं थे घर पर ही, और यहाँ से सिर्फ यह समझ के कि लालू जी के करीबी हैं तो उनको पीए से हटा दिया गया। और अब ज्वाइन कैसे करें वहाँ, तो एक लंबी कहानी है कि फिर उसमें बतौर शिक्षक उनकी ज्वाइनिंग में भी कई तरह की तकनीकी अड़चनें आ रही थी। फिर लालू जी ने उसमें तो नौकरी भी पिताजी को लालू जी के द्वारा ही बीपीएससी के ज़रिए फेयर तरीके से रिक्रूटमेंट हुआ तो मिली। नौकरी बची भी लालू जी के बदौलत थी। और हम 5 भाई बहन जो पढ़ पाए और अच्छे संस्थान में जाकर, भाई वगैरह भी टीएनबी कॉलेज, तो उसमें भी अगर आर्थिक रूप से थोड़े से, मतलब एक शिक्षक को क्या ही सैलरी मिलती है, लेकिन बावजूद इसके मितव्ययी ढंग से उन्होंने चलाया और परिवार चला, और हम लोग किसी तरह से पढ़ पा रहे। हमारे यहाँ नाश्ते का कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे घर में। जब पिताजी शिक्षक हो गए उसके बाद नाश्ता बनने लगा, अदरवाइज़ सिर्फ लंच और डिनर, और शाम में जो भुंजा उंजा सब लोग खाते हैं, तो यही था। और लगभग सब जगह यही स्थिति होती थी, परिवेश है। तो मैं समझता हूँ कि लालू जी को लेकर एक तो ये व्यक्तिगत जो जुड़ाव हम लोग महसूस करते रहे, एक तो उस वजह से भी उनके प्रति एक अलग अदब एहतराम का भाव रहा। दूसरा कि जब मैंने मैट्रिक की परीक्षा दे दी तो फिर 2004 में राजद लोजपा कांग्रेस का अलायंस था,
और बलिया लोकसभा में हमारा विधानसभा क्षेत्र आता था, अब बलिया नहीं है। और तो हमने जम के प्रचार किया था। मेरा रिज़ल्ट तब तक मैट्रिक का नहीं आया था और वो चुनाव हो रहे थे, तो वहाँ उम्मीदवार सूरजभान सिंह जी थे। सब जगह घुमाना उमाना सब, लालू जी की सभा, रामविलास जी की सभा हुई। फिर 2005 में मैं आ गया भागलपुर, तो वहाँ जो आरजेडी के उम्मीदवार थे उनके पक्ष में, मतलब नाथनगर का इलाका और भागलपुर शहर का जो भी गठबंधन का उम्मीदवार, उनके पक्ष में। फिर आपको 2009 के चुनाव में राबड़ी जी की एक सभा थी अलोली में, तो वहाँ पर शिरकत करना, उस मंच को शेयर करना। फिर 10 के विधानसभा चुनाव में जहाँ था वहाँ से काम करना। भागलपुर में ग्रेजुएशन में था मैं, सेकेंड ईयर में। फिर आपको 2015 के विधानसभा चुनाव में, 14 में तो दिल्ली में था और हमारा एंट्रेंस वगैरह सब चल रहा था जेएनयू का, तो मैं उसमें बहुत एक्टिवली तो नहीं पार्टिसिपेट कर पाया। लेकिन 15 के विधानसभा चुनाव में, फिर आपके 19 के लोकसभा चुनाव में, फिर 20 में आप देख रहे हैं, 18 में खुद तेजस्वी जी गए थे तो हम लोग पर चुनाव लड़े थे जेएनयू में। तो हाँ जी, तो लेकिन ये जो किताब लिखने की बात है, वह प्रस्थान बिंदु मैं समझता हूँ कि जब लालू जी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था संसद की सदस्यता 2013 में, और मैं आईएमसी का छात्र था। बहुत विचित्र किस्म की फब्तियाँ कसी जा रही थी लालू जी पर, जो हमारे सहपाठी थे वहाँ पर ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म वगैरह में। हालांकि मेरी कभी ये इच्छा नहीं रही कि हम पत्रकारिता की पढ़ाई करें। मैंने आईएमसी का नाम भी नहीं सुना था। मैं तो वहाँ मास्टर्स करने गया था इंग्लिश लिटरेचर में, और कुछ ऐसा हुआ कि सेशन लेट, और बीएचयू में 2012 में जो सिलेक्शन भी हो, तो यहाँ ग्रेजुएशन की पढ़ाई ही चल रही थी, तो इस वजह से नहीं जा पाए वहाँ। जिसका रिज़ल्ट पहले आ गया, सिलेक्शन तो सेंट स्टीवेंस कॉलेज में भी हुआ था, 10 सीटें थी, लेकिन वहाँ एडमिशन नहीं ले पाए। तो सिर्फ उस रोज़ क्लासरूम में ही फब्ती नहीं कसी जा रही थी, बल्कि चाय की दुकान पर, और वहाँ एक दहिया का पराठा है पूर्वांचल ढाबे पर हम लोगों का बहुत वक्त गुजरता था, तो वहाँ भी वही बात। तो मैं बहुत यूँ कहें कि तीखी नोक झोंक और बहुत अप्रिय किस्म की बहस हो गई। मुझे ये लगा, बाद में रियलाइज़ हुआ कि इन सब नकारात्मक बातों को रिस्पॉन्ड करने का एक ही रचनात्मक तरीका हो सकता है कि मेरा लेखन ही मेरा प्रतिरोध होगा। और वहाँ से धीरे 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 फिर आपको ये किशन कालजई जी वगैरह निकालते थे एक सब लोग पत्रिका, तो उसमें बिहार की पल पल बदलती सियासत वगैरह सब 2015 के पहले लिख रहा था। दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर भी नज़र रखता था, वहाँ उसके लिए भी लिखना। फिर उसके पहले 6 दलों का मर्जर हो रहा था कर्नाटक में, जो जेडीएस है देवेगौड़ा जी का, या आईएनएलडी है, आरएलडी है, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, इन सब दलों का। तो उस का भी बहुत मजाक उड़ाया गया कि समाजवादी लोग जो है मेढक की तरह हैं, एक जगह रह नहीं सकते, ये मर्जर होगा ही नहीं। तो हमने एक ब्लॉग लिखा, और उस ब्लॉग का लिंक मेरे एक मित्र हैं विवेकानंद भारत, उन्होंने तेजस्वी जी के फेसबुक प्रोफाइल पर जाके भेज दिया था। उधर से ये रिस्पॉन्स आया कि हु रोट दिस वेरी लवली, तो उन्होंने कहा कि ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स एंड ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडमायरर्स ऑफ लालू जी एंड ही पेंड इट, तो could you please send me the link of his Facebook profile and his number also। तो फिर बात यहीं आई गई होगी, हम आकर मिल नहीं पाए, या उधर पढ़ाई लिखाई की कुछ ऐसी मसरूफियत कि वो सिलसिला नहीं बन पाया, या मुझे ये भी लगा कि जाएंगे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कितना इंतज़ार करना पड़ेगा वगैरह, ये सब, ये हिचक और ये संकोच रहा है मेरे जीवन में कि बिना अपॉइंटमेंट का हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो हम 2-3 घंटे इंतज़ार करने के बाद चट जाएंगे वगैरह वगैरह। तो हम जहाँ हैं वहाँ से भी तो काम कर ही रहे हैं उस विचारधारा के लिए, तो और बात वहाँ तक पहुँच ही जाती है देर सवेर। तो इसी तरह से हम वो समझ लें कि 2013 से इस काम में धीरे धीरे लगे हुए थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये इस तरह से लिख पाएंगे। मेरे एक दोस्त है मलिया अनिल, उनके पिताजी दैनिक भास्कर में एडिटर वगैरह रहे हैं वहाँ जयपुर उदयपुर में भी। तो मैंने एक रोज़ मलिया भाई को कहा कि कभी मैं कोई किताब तो अब लिख पाऊँगा क्या, क्योंकि मुझसे तो असाइनमेंट समय पर नहीं जमा होता है, और इस बात के लिए मैं बदनाम हूँ, डेडलाइन नहीं फॉलो कर सकता, काम करूँगा तो दिलचस्पी के साथ करूँगा, लेकिन दबाव में नहीं कि अभी जमा ही करना है। अब उसके लिए मुझे अब एक्सक्यूज़ भी नहीं दूंगा, लेकिन अब हो जाता है इस तरह से। तो बोले अरे आप क्या बात करते हैं, आप लिखेंगे और बहुत सुंदर लिखेंगे और बहुत अच्छा होगा। तो उस 2013 से जो हुआ,
तो फिर धीरे 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 धीरे, और वो इधर उधर कहीं ना कहीं छपते उगते भी रहता था कुछ कुछ, लेकिन वो सिस्टमेटिक ढंग से क्रोनोलॉजिकली चीज़ें आ जाएं, तो वो इसमें बहुत योगदान है। मेरे एक मित्र जिनका नाम बताया मैंने, विवेकानंद भारत, बोलते थे कि आप बोलते अच्छा है लेकिन वो बातें तो वहीं रह जाती। तब तो ये रिकॉर्ड और यूट्यूब ये सब का भी बहुत ज़्यादा माना एक्सपोज्ड नहीं थे, और फेसबुक वगैरह भी नया नया फिनोमिनन था मेरे लिए 2013 वगैरह में ही। तो वो बोलते थे आप लिखिए, और लिखेंगे तो वो चीज़ें रह जाएंगी। और हम सब की यही दिक्कत है कि ओरल ट्रेडिशन के चलते, ओरल कल्चर के चलते, अगर वो प्रिजर्व नहीं हो पाई चीज़ें तो फिर वहीं रह जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें। तो लिखना ज़रूरी है, और हमारे जितने बड़े बड़े सोशलिस्ट आइडियोलॉग रहे, लीडर्स रहे, या फ्रीडम स्ट्रगल में भी जो लोग शामिल थे, जो नेता, वो सब लिखते रहे। आप उठाकर देख लीजिए, नेहरू से लेकर अंबेडकर से लेकर लोहिया, डॉक्टर लोहिया। और कोई कह सकता है कि आज के ज़माने में ये कहते हैं कि भाई ये सब क्या कर सकता है, 2 आर्टिकल लिख देगा, 2-4 किताबें लिख देगा, और क्या करेगा। तो गांधी और नेहरू से बड़ा राजनीतिक काम अंबेडकर से कोई नहीं कर रहे थे, लोहिया से, जेपी से, विनोबा भावे से, आचार्य नरेंद्र देव, लेकिन सबने लिखा, सब ये लिखने। सब लोग बहुत ही अच्छे राइटर हैं। अगर जो इनको नहीं पढ़ा वो राइटर नहीं बन सकता। और इतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, और इतने पैशनेट ढंग से चीज़ों को देखने, समझने, और लोगों को सरल भाषा में समझाने की कोशिश, वो जनता के बीच संवाद कायम करने की जो एक कला और महारत। तो मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में भी जो भी नेता अगर कायदे से वो लिख पढ़ नहीं रहे हैं, और जनता के बीच एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट नहीं जगा पा रहे हैं, तो वो लड़ाई मुश्किल हो जाएगी फिर। बिल्कुल। जैन जी, हम देख रहे हैं कि इस बुक में 13 अध्याय हैं, और इन आपने द किंग मेकर लालू प्रसाद यादव की अनकही दास्तान कही है, और लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि उनके पूरे परिवार के बारे में, खास करके राबड़ी जी का भी आपने जिक्र किया है, तेजस्वी जी का भी जिक्र किया है। और ये जो आपका पहला अध्याय है, भैंस की पीठ से सीएम तक, तो मतलब इसी को ही क्यों रखा कि भैंस की पीठ से सीएम तक, शुरुआत यहाँ से कैसे हुई? दरअसल जिस ग्राम्य पृष्ठभूमि से वो आते हैं, और जिस गुर्बत में वो पले बढ़े, उसमें मुझे यह बहुत मुनासिब लगा कि उस पृष्ठभूमि की ज़रूर चर्चा की जाए। और कई मित्रों ने कहा कि इसका शीर्षक जो है द किंग मेकर क्यों, तो मैंने कहा कि वो जीवन भर इसी बात के लिए जद्दोजहद करते रहे कि लोकतंत्र में जो दबे कुचले लोग हैं, गरीब गुरबे हैं, जुल्मत के शिकार लोग हैं, यथास्थितिवाद को तोड़ने के लिए संघर्ष कर रहे लोग हैं, उन सब लोगों को यह एहसास कराया कि जमहूरियत में असली राजा तो आप हैं, आप ही तय करते हैं। प्रधानमंत्री की वोट का जितना मान होगा उतना ही एक आम आदमी के वोट का भी मान होगा, और यही व्यवस्था है, और यह व्यवस्था सबसे सुंदर व्यवस्था गवर्नेंस की है। तो उन्होंने, जो लोग कहते हैं कि दबे कुचलों को ज़बान दिया, वो दरअसल उनको असल किंग होने का एहसास करा रहे थे कि नहीं, 5 साल में ही आना होगा, लेकिन तुम्हारे दर पर ही आना होगा। लोग वोट मांगने आएंगे, तुमको कन्विंस करने आएंगे, तुम आश्वस्त करने की कोशिश करेंगे कि नहीं, हम ही बेहतर हैं, हम ही को चुनिए। तो असल तो निर्णायक आप हैं। लेकिन पहले तो वोट डालने ही नहीं दिया जाता था। मियन मंडल ने राज्यसभा में सवाल उठाया कि एक हाथ काट लिया गया एक दलित वोटर का। तो ये जो पोलिंग बूथ तक पहुंचने ही नहीं दिया जाना, और सबका वोट कुछ खास लोग जाके वहाँ पर टिप देते थे या ठप्पा मार देते थे। तो ये वस्तुस्थिति बिहार में अगर बदली है तो लालू जी की आमद के बाद, इसलिए ये बूथ बात। तक तो खास करके दलित समुदाय को पहुंचने ही नहीं दिया जाता था। उनके बदले में जो गांव के दबंग लोग होते थे वो वोट करते थे। जैन जी, एक बड़ा सवाल बुक से हट करके कि जिस तरह से लालू जी को गरीबों का मसीहा कहा जाता है, आपने कहा कि लोगों में उनको जुबान देने के लिए दलितों को, खास करके पिछड़े लोगों को कहा जाता है, लेकिन आज की तारीख में जिस तरह से नीतीश जी ने राजनीति शुरू की, फिर दलित को महादलित बनाया, पिछड़ा को अति पिछड़ा बनाया, तो एक वर्ग में जो ये भ्रम फैलाया गया कि खास करके लालू यादव के बारे में कि इनकी सरकार आती है तो अराजकता फैलता है, कहीं ना कहीं इस चुनाव में भी उसका असर देखा गया। तो क्या लगता है, आपने इतनी अध्ययन किया, रिसर्च किया, क्या वजह है कि
वो भ्रमित हो गए? नहीं, मैं समझता हूँ कि भ्रमित नहीं हो गए। इस किताब में इस बात की भी हमने चर्चा की है कि एक तो मैंने बताया आपको कि कॉमन मास को यह एहसास कराना कि नहीं, तुम ही असली निर्णायक हो और तुम्हारे वोट की चोट से ही सरकारें बनती बिगड़ती हैं। तो लोकतंत्र को बचाए रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वी कैनॉट टेक आवर डेमोक्रेसी फॉर ग्रांटेड। एटर्नल विजिलेंस इज़ द प्राइस ऑफ लिबर्टी, ये इगरसोल वगैरह कहते थे। तो उसके बाद का जो उनका काम है वो ये कि जो लोग लोकसभा विधानसभा टिकट दिए जाने के बावजूद नहीं पहुंच पा रहे हैं, तिक्रम करके हरा दिए जा रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि दलित महादलित पिछड़ा अति पिछड़ा वगैरह, हम मौके देते हैं पार्टी की तरफ से, वो नहीं जीत पा रहे हैं, या वहाँ पर बाहुबल चल जा रहा है, कहीं पर धन बल हावी है, कहीं पर दबंगई के चलते हमारे प्रत्याशी को वहाँ के स्थानीय लोग सब हरा दे रहे हैं। तो तब वो एक मोडस ऑपरेंडी या एक फार्मूला निकाला कि जो लोग जीत नहीं पा रहे हैं, हम उनकी नुमाइंदगी सुनिश्चित करने के लिए उनको विधान परिषद भेजेंगे, राज्यसभा भेजेंगे। और इसीलिए हम अक्सर इस बात को दोहराते हैं कि जगन्नाथ मिश्रा जी के डेवलपमेंट का मॉडल अगर कुछ खास तबके, कुछ खास वर्ग के लोगों का विकास था, तो लालू प्रसाद जी के विकास का मॉडल था डेवलपमेंट फॉर ऑल। और वो डेवलपमेंट फॉर ऑल सिर्फ सामाजिक स्तर पर नहीं बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी। और इसीलिए किराए मुसहर की जो परंपरा थी लोहिया के ज़माने में सदन जाने की या भगवती देवी को चुनाव लड़वाने की, तो लालू जी भी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे। भगवती देवियों, भोलाराम तूफानियों, विद्यासागर निषादों, रमई रामों का विकास हो, और इसको बड़े पैमाने पर उन्होंने किया। या ब्रह्मानंद पासवान जैसे लोग को राज्यसभा भेजा। माने कोई तबका, रविंद्र तांती हो या पाल हो, गडेरिया समाज के लोगों को बड़े पैमाने पर, और सबका जिक्र इस किताब में है कि किन किन को उन्होंने मंत्री बनाया, अलग अलग समाज के लोगों को। ये एक बहुत सोची समझी साजिश के साथ या रणनीति के साथ यह दुष्प्रचार किया गया कि उन्होंने कुछ खास लोगों को ही ये किया। उनके पहले कैबिनेट में, मतलब पहली सरकार में, पहले कैबिनेट में तो 9 ही लोग थे शामिल, लेकिन पहली जो सरकार उनकी 90 में बनी है उसमें 28 जो अगड़ी जाति के विधायक चुन कर आए थे, उसमें 18 को मंत्री बनाया था उन्होंने। और इस बात का जिक्र कहीं नहीं होता है कि 95 में, या कम होता है कि 17 कुशवाहा को 19 को दिया तो 17 जीते, उसमें 15 को मंत्री बनाया। अति पिछड़ा समाज हो, राजपूत समाज हो, दलित समाज हो, पिछड़ा समाज हो, अकलियत समाज हो, कोई तबका ऐसा नहीं होता था जिनकी नुमाइंदगी नहीं होती थी। लेकिन चूँकि अखबार का एक बड़ा सेक्शन या सर्टेन सेक्शन या मीडिया का, वो इस बात को नहीं पचा पा रहे थे कि एक हेजेमनी टूट रही है, एक चेंज आ रहा है, और इसके बाद फिर दूसरे किस्म का भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। वो जो बीपी सिंह कहते थे न कि पहले 10 साल में उन लोगों को अधिकार मिलेंगे जिनको अब तक नहीं मिला, उसके अगले साल उन लोगों को जो इस 10 साल में भी छूट जाएंगे, और ये सिलसिला चलता रहेगा। तो अभी का जो समय हम देख रहे हैं कि हमने पहली पार्टी तेजस्वी जी के नेतृत्व में राजद बनी, जिसने सांगठनिक चुनावों में अति पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को जगह दी और सुनिश्चित किया, नुमाइंदगी सुनिश्चित किया। और कोई भारत का कोई राजनीतिक दल नहीं है जिसने ये किया है। महिलाओं को इस बार 16 टिकट दिया गया, पिछली दफ़े तो 10 में 10 ने जीत दर्ज की अलग अलग समाज की, इस बार 16 बढ़ा के किया गया। अति पिछड़ों का टिकट जो है 23 आरजेडी ने दिया, जदयू तो 18 ही दिया, जो पिछड़े अति पिछड़े की बात हो रही। हम तो कह रहे हैं कि संख्या जिनकी जिस इलाके में ज़्यादा हो, अगर भूमिहार की संख्या इस इलाके में ज़्यादा है तो उनको नुमाइंदगी करने का मौका दो। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत आइडियल ये है, क्योंकि जो भी नुमाइंदा होगा वो सबका नुमाइंदा होगा, है ना। लेकिन कम से कम ये उस एक कहें कि आदर्शवाद के दायरे में घूमते हुए ऐसा ना हो कि किसी की नुमाइंदगी छूट जाए। हम ये मान के अगर 243 में रिजर्व्ड सीट छोड़ दें, और पिछली बार तो एक रिजर्व्ड सीट, मैंने एक रिजर्व्ड कैटेगरी के व्यक्ति भी जनरल सीट से जीत कर आए, इस बार वो नहीं हो पाया। जयंत जी, आपने पूरा रिसर्च किया लालू जी के जीवन पे, उनके परिवार के बारे में लिखा, तो स्वाभाविक है वहाँ तक भी आप गए होंगे, अध्ययन किए होंगे, उनसे मिले होंगे। लालू जी से मेरी आज तक इन पर्सन एक भी मुलाकात नहीं है, और आप ये समझ लीजिए कि इसको
अच्छा, चलिए रिसर्च तो किया है ना, हाँ, मतलब फिर तो नहीं एक नहीं, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको कि लालू जी के प्रति मेरे मन में जो सम्मान है या उनके बारे में जानने की जो एक जिज्ञासा या उनसे जुड़े हुए तथ्यों, आंकड़ों, जानकारी के प्रति लगभग आस्था सी है मेरे मन में। मैं जानना चाहता हूँ और वो समाजवादी नेताओं के बारे में मेरी दिलचस्पी रही है। तो उनसे भले ना मिल पाया हूँ, इसमें एक बात का ज़िक्र है कि एलियट गए थे एक जगह और उनके दोस्त ने, एज़रा पाउंड ने कहा कि फ़लाँ जगह भी ज़रूर देख कर आना, हाँ, और वो वहाँ नहीं जा पाए। तो फिर जो वहाँ का वर्णन उन्होंने किया, तो उस एज़रा ने कहा कि वहाँ चले जाते अगर तुम, तो हो सकता है कि इतनी अच्छी कविता नहीं। नहीं लिख लिख जी, पाते, जी। हाँ। और वो यही है ला फेलिया चे पियानजे, हाँ, अक्सर मेरे उस्ताद मोहतरम मसूद साहब इसका जिक्र करते हैं। वो एक मूर्ति थी, है ना, और उस मूर्ति को देख के आने के लिए कहा था एलियट, इटली में, मिलान में। मिलान शहर में और मैं पढ़ रहा था। उन्होंने, है ना, जी, जी। तो हो सकता है कि मैं इतना खुलकर और इतने और उनसे अगर मुलाकात होती तो कुछ और भी जानकारी आती, लेकिन मैंने ये तय किया था कि जब मैं यह किताब लिख दूंगा, इसके साथ ही उनसे मिलूंगा। अब ये पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ कि चुनाव लड़ने के 2 साल बाद भी उनसे भेंट नहीं हो पाई, या मैंने बहुत जिद नहीं की, तो उसके पीछे परिस्थितियाँ वैसी नहीं बन पाई। वो हैं भी अस्वस्थ हालत में। एक बार हम लोग गए भी थे तो ये लगा कि डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, तो बस वहाँ की तवाफ़ करके रिम्स की हम लोग बाहर से आ गए। जैसे मक्का मदीना की परिक्रमा करके लोग आ जाते हैं, तो वैसे ही कि बस ये एक सद्कामना कि वो सेहतमंद रहे, हम सब की यही ये कोशिश। जहाँ तक राबड़ी जी वगैरह का ताल्लुक है, तो वो इसलिए कि वो लालू जी से भी ज़्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री रहीं और बिहार की अब तक की एकमात्र और पहली महिला मुख्यमंत्री हैं, आधी आबादी के प्रतीक हैं, और उनके समय में बहुत ऐसे काम हुए जिनका जिक्र नहीं होता। जैसे पिछड़े अति पिछड़े समाज की लड़कियों के लिए हर कमिश्नरी में उन्होंने एक आवासीय विद्यालय खोला, और अब कुछ कुछ कमिश्नरी में 2 भी हैं, लेकिन उसकी स्थिति ठीक नहीं है। और चूंकि कुछ ही दिनों के लिए तेजस्वी जी उस विभाग के मंत्री रह पाए पिछली दफ़े पीडब्ल्यूडी के साथ, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय वो उन्हीं के ज़िम्मे था, तो वो विजिट भी किए थे एक स्कूल पटना के आसपास जो है, और पूछे भी थे कि इसमें लैपटॉप है कि नहीं, कंप्यूटर है कि नहीं, इंग्लिश की किताबें हैं कि नहीं, खाना अच्छा होता है कि नहीं। उन्होंने कहा भी कि बहुत सारी कमियां हैं, इसको हम दूर करेंगे, सरकार चली गई। तो इस किताब में उन सब पहलुओं का जिक्र है कि कैसे डेवलपमेंट जो है, लोग ये पेश करते रहे कि ज़ीरो डेवलपमेंट, जबकि अंकलेश्वरैया का एक आर्टिकल, उसका हवाला दिया गया है इकोनॉमिक टाइम्स में जो छपा था कि लालू बीट्स नेहरू होलो, और ये कि ग्रोथ रेट जो है वो नेहरू जी के ज़माने में जितनी थी एक दशक में, उससे ज़्यादा इनके समय में एक दशक का ग्रोथ रेट है। लिटरेसी रेट बाकी स्टेट से ज़्यादा है, और वो ग्रोथ रेट बाकी कई सूबों से ज़्यादा है, इवन हरियाणा वगैरह के साथ compete कर रहा था बिहार। जो शिशु मृत्यु दर है वो घट रहा है। बिल्कुल, आज भी बिहार के लोग कहते हैं, इस बात का जिक्र करते हैं कि लालू जी के द्वारा नियुक्त किए गए टीचर ही जो है आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ हैं, अन्यथा बिहार की शिक्षा व्यवस्था खत्म हो गई है। जैन जी, इस किताब को आपने पूरा कर लिया, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे राइटर्स जो हैं, बड़े बड़े नामचीन राइटर्स ने इसमें इस किताब की तारीफ़ की है। तो किन किन हालातों से होकर गुजरना पड़ा इतनी मोटी पुस्तक लिखने में, और कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये मैं ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि मैं अपने भीतर भी लड़ रहा था, और इस बात को लेकर मुझे बार बार कोफ्त होती थी कि जिस काम में हाथ लगाए वो पूरी क्यों नहीं हो रही है। और मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं जैनेंद्र, जब ये इस किताब को लोकसभा चुनाव के पहले आ जाना था पिछली दफ़े, और अगर एक सप्ताह बाद तनवीर साहब का नॉमिनेशन होता या चुनाव शुरू होता, तो शायद ये प्रेस में जा चुकी होती। दरअसल उनका जन्मदिन था मेरा ख्याल 2017 वगैरह में, जून में, तब भी एक आर्टिकल लिखा। फिर 2018 में बहुत विस्तृत आलेख था जिसको उन्होंने खुद भी शेयर किया अपने पेज से। और मेरे सुनील भाई हैं, बड़े भाई की तरह हैं वो, उन्होंने कहा कि एक राम जी भाई हैं वहाँ, आपको बनारस में अपर्णा जी हैं,
इनका अपना एक प्रकाशन है अगोरा। तो उन्होंने कहा कि इसको बुकलेट के रूप में पब्लिश करते हैं। तो मुझे लगा ठीक है, मतलब हो जाए। तो वो बुकलेट से होते होते उसमें दिलचस्पी राम जी भाई भी लिए, अपर्णा जी भी, थोड़ा और बेहतर हुआ। उन्होंने जब भेजा तो उसमें हम बार बार कुछ जोड़ जाड़ के भेजते थे कि नहीं इसको भी थोड़ा शामिल कर दीजिए। वो होते 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 वो 100 पेज के आसपास चली गई। तो उन्होंने कहा कि, तो मेरे मित्र ने कहा, जैनेंद्र ने, कि नहीं बुकलेट वगैरह का कोई मतलब नहीं हो, तो तुम लिख ही रहे हो, मुकम्मल एक किताब हो। और बार बार मुझे पता है कि इतनी व्यस्तता है और राजनीतिक जीवन में भी हैं, तो बार बार तुम लिखोगे, ये मुझे इस बात पर संदेह है। तो इसलिए एक ही बार थोड़ी देर से आए लेकिन अच्छी किताब आए, जिसको आदमी चाव से पढ़ सके या रेफ़र भी कर सके। वो एक रेफरेंस के लिए भी हो लोगों के, ना अच्छा चलो उस पीरियड को अगर देखना है कि एकेडमिया में किस तरह का ट्रीटमेंट लालू जी को मिल रहा था, मीडिया में क्या बातें होती थी उनको लेकर, क्या पूर्वाग्रह थे या क्या अच्छी बातें भी उनको लेकर हुई, उनके पुराने भाषण वगैरह, रांची का मोरहाबादी मैदान वगैरह में जो उन्होंने दिया था, उसको ट्रांसक्राइब करके इसमें डाला गया है। जो तेजस्वी जी का बिहार विधानसभा के अंदर बतौर नेता प्रतिपक्ष पहला ओजस्वी भाषण है, उसको परिशिष्ट में शामिल किया गया है। उनका राष्ट्रीय एकता परिषद में दिया गया भाषण है। स्वतंत्रता दिवस पर जो लालू जी ने भाषण किया था और उसमें बहुत कायदे से बिहार के विकास के लिए जो उनके एजेंडे थे उसको सामने रखा था, वो सब पब्लिक डोमेन में है, तो सबको शामिल किया गया। और कुछ चीज़ें नहीं भी हैं जो अनहर्ड हैं या लेस टॉक्ड हैं, उन सबको। तो उसमें मिथिलेश प्रियदर्शी जी हैं, हमारे ही सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज JNU में मेरे सीनियर साथी हैं। तो मुजफ्फरनगर राइट वगैरह पर उनका काम है। तो उन्होंने बहुत इस किताब को ठीक करने में कि ना अभी मत भेजिए, अभी नहीं, इसमें बहुत काम बाकी है ना, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि 6 महीने बाद छपे, साल भर बाद छपे। तो फिर इसको होल्ड पर रखा। मेरी एक मित्र वर्तिका, उसने भी बहुत इसकी शक्ल व सूरत को संवारने में मदद की। सर्वप्रिया हैं BBC में, उन्होंने कई स्तर पर मेरी सहायता की। अभिषेक भाई हैं, एडवांस स्टडीज़ सेंटर जो शिमला का है, सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज़, तो वहाँ पर वो फेलो हैं और नॉर्थ ईस्ट में प्रोफेसर हैं। JNU में वो स्टूडेंट्स यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। मतलब उन्होंने हर्फ ब हर्फ पढ़ा इसको। गणेश बाबू हैं, जैनेंद्र जी के पिताजी हैं, अंकल हैं, उन्होंने 2-3 बार पढ़ा और फिर उसकी कहीं पर कोई एरर नहीं हो, कहीं पर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं हो, बहुत कायदे से देखा सुना। तो इन सब लोगों की एक तरह से मैं समझता हूँ कि बड़ी भूमिका। तो उसमें एक जूनियर है, कौशिकी क्विंट में काम करती थी, इन लोगों से भी बात होती थी। 4 महीने लॉकडाउन में मैं अपने मित्र के घर पर रहा और उनसे भी एक आध बार जो है नाराज़गी हो गई कि तुम बहुत टाइम लेते हो, तुम लैपटॉप हमेशा साथ में रखते हो, तुम अपना लैपटॉप वहीं छोड़ के आ गए हो, मैंने JNU में, हमको भी कुछ करना है, लिखना है। मतलब उस समय इस तरह से होता था। उनको लगता था, उन्होंने कहा कि अगर मैं इस किताब को लिख रहा होता तो जितनी जल्दी हो सकता था पब्लिशर को मैं भेज देता। और उन्होंने कहा कि जब तक मैं संतुष्ट ना हो लूँ तो कैसे भेजूँ। तो वो जो एक इमोशनल, वो कह लें कि बहुत दूसरे तरह की मनस्थिति हो जाती थी। और मुझे कई दोस्तों ने कहा कि भाई आप क्यों नहीं, मतलब इस बार राजनीति में भी शुरुआत कर रहे हैं वगैरह वगैरह। मेरे लिए यह किताब लेखन किसी साधना से कम नहीं थी और बहुत रिगरसली उसमें, अच्छा ये भी कि हम पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगे, कोई ऐसी बात ना हो जो वेरीफाइड ना हो, तो उसको फिर वहाँ एडिटर से कभी विनोद दुआ जी से बात करना, कभी आशुतोष जी से बात करना, कभी और भी मैंने प्रभु चावला जी वगैरह से भी संपर्क करने की कोशिश की, तवलीन सिंह जी से भी, जिन लोगों ने राबड़ी जी के उस दौर को देखा है और उनके साक्षात्कार वगैरह भी किए हैं। तो सबको प्रॉपरली एक्नॉलेज भी करना है, कई जगह से मेल करके वहाँ से ये भी मंगवाना है। फिर हमने इसमें फुट नोटिंग वगैरह जो की थी, और जो हम लोगों को एक सिखाया गया है PhD के दौरान भी कि रेफरेंसिंग के साथ बात करनी है, जितने रेफरेंसेज आपके उपलब्ध हो सकते हैं तथ्यपरक ढंग से। पब्लिशर को भेजा, उसमें फुट नोट को चूँकि रीडर का जो अटेंशन है वो डाइवर्ट नहीं हो हर पेज पर अगर होगा, तो उसको एंड नोट में कन्वर्ट करने की कोशिश की।
अब वो कई जगह गड़बड़ियाँ हो गई। अब जो हमने इतनी मशक्क़त के बाद, चूँकि शुरू में तो था नहीं कि रेफ़रेंस डालते जाएँ, बाद में जो जहाँ है हर चैप्टर वाइज़, तो 1 महीने मुझे रेफ़रेंसिंग करने में लगे, खोजने में। यूट्यूब पर कभी कुछ बोला है अगर लालू जी ने, तो वहाँ से देख रहा हूँ तो उसका लिंक डालना, लगाना, वो भाषण उसी में है कि नहीं। चंद्रशेखर जी जो डिफेंड कर रहे हैं लोकसभा में, लालू जी को पहली बार जिस तरह से वो सेना बुलाकर गिरफ्तारी की बात हुई गरिमाहीन तरीके से, उस भाषण का लिंक वो पता ही नहीं चल रहा है कि इतना चंद्रशेखर ट्रस्ट, बलिया ट्रस्ट करके डाला हुआ है, मैंने सैकड़ों भाषण। अब किसमें वो बोले हैं, अब सब अब सुन ले रहे हैं तो मन लग जा रहा है, तो पता चल रहा है उसी में रम गए हैं। अब 12-1 बज गए हैं। तो जो जो हमारी वहाँ चाची थी, जैनेंद्र जी की माँ, अब वो खाना दे के चली गई हैं। अब वो इरिटेट हो रही हैं कि काहे नहीं, मैंने अभी तक ऐसा कहीं होता है कि मैंने खाना सामने में रखा हुआ है, अब वो दिन भर लैपटॉप पर लगा हुआ बिना बात के। तो ये, लेकिन इतना सहयोग रहा वहाँ, मैंने चाचा चाची का सहरसा में, मैंने मुझे नहीं लगता है कि आज के ज़माने में लॉकडाउन में जब संक्रमण के खतरे होते हैं, परिवार के लोग भी एक दूसरे से दूरी बना के रखते हैं, मैंने दैहिक दूरी, उसमें 4 महीने मुझे उन्होंने इतने स्नेह से रखा, खाना खिलाया, हर तरह से ख्याल रखा। तो इस किताब के लेखन में मैं समझता हूँ कि यह एक साझा प्रयास है। उसमें जितेंद्र नारायण जी हैं, मनीष रंजन ही, अरविंद शेष जी हैं, दत्ता साहब हैं मेरे गुरु, मसूद साहब हैं, अनिल चमारिया जी का बड़ा सहयोग रहा है इसमें, हनुमंता राव साहब जो ओबीसी एमपी फोरम के चेयरमैन हुआ करते थे, उन्होंने अपनी सम्मति भेजी। भगवती देवी जी की बेटी जो है समता देवी जी, वो माँ के हवाले से कुछ जो उनकी स्मृति है उसको साझा किया। रमई राम जी 9 बार के एमएलए हैं, वो लालू जी ने उनको पहले 9 मंत्री जब बनाए थे उसमें भी वो एक मंत्री थे। जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष थे, फिर उनको शंकराचार्य वगैरह घोषित कर दिया, प्रीस्ट। फिर वो आपको राजद के भी प्रदेश अध्यक्ष रहे। तो इन सब लोगों से बातचीत करके, अच्छा एक नाम मैं भूलूंगा तो बड़ा अन्याय होगा, आलोक मेहता जी बीमार थे और दिल्ली इलाज के लिए गए थे। उन्होंने बहुत सारे आंकड़े, किस समाज के कितने लोग एमएलए एमपी बने, मिनिस्टर बने लालू जी राबड़ी जी शासनकाल में। रामबली चंद्रवंशी जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो बीएन कॉलेज प्रोफेसर रहे और अभी राजद ने उनको एमएलसी बनाकर भेजा है। उन्होंने मैंने उस तपती धूप में जून में वो पार्टी दफ्तर गए हैं और वहाँ से हैंड रिटन लिख कर लाए हैं कि किस ज़िले में आदिवासी अध्यक्ष बने, कहाँ रोस्टर फॉलो हुआ, कहाँ कैसे, इस बार सांगठनिक चुनाव में जिसका जिक्र इस किताब में है। तो एक सब लोगों ने मदद की और मैं समझता हूँ कि एक मैं खुशकिस्मत हूँ कि यह किताब पूरी हो गई और इसमें तेजस्वी जी का बड़ा योगदान इस लिहाज से रहा कि एक जानकारी मुझे चाहिए थी और हमने उनसे संपर्क करने की कोशिश की और संपर्क हो गया। तो उन्होंने कहा कि आंकड़ों वगैरह का जो है मेरा, अच्छा इस बात को मुझे राबड़ी जी ने एक भेंट में दिल्ली में कहा था कि शिक्षकों की बहाली इतनी संख्या में हुई, और वो मैं भूल गया। जो उनके कार्यकाल में परीक्षा लेकर जो बहाली हुई या एडवर्टाइज जो हुआ वो, तो मुझे लगा कि मैं तेजस्वी जी से मैंने कंफर्म हो लूँ कि वो माँ बता दें अगर, तो वो गलती नहीं होगी। फिर उन्होंने कहा कि आंकड़े वगैरह जगदा जी को याद रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो ऐसा किया जाए कि आप आ जाओ मैंने पटना और टाइम लेकर मैं बोल दूंगा, तो वो जाके वहाँ सीधे सीधे बात हो जाने से ये हो जाएगी। संजय जी ये बहुत अनौपचारिक ढंग से वो मैंने इस 2 साल में जो भी हमको जानकारी चाहिए होती थी उस टेन्योर से जुड़ा हुआ, या पार्टी के अंदर अगर इस तरह की कोई पॉलिसी लेवल पर कोई चर्चा हो रही है जिसको हम चाहते थे कि वो पब्लिक के बीच जाए, जो काम हो रहे हैं और वो बहुत अद्भुत काम हो रहे हैं नेतृत्व के स्तर पर, तो एक तरह से ये शिवचंद्र राम जी ने भी बहुत सारे आंकड़े दिए। तनवीर साहब जो हैं उन्होंने पुराने ज़माने से छात्र सभा वगैरह के ज़माने से कई, तो मुझे सहयोग मिला, भरपूर सहयोग मिला। शिवानंद तिवारी जी जो हैं वो किशन पटनायक जी के बहुत सारे संस्मरण सुनाते रहे, उससे भी एक मुझे एक पर्सपेक्टिव मिला। तो बात करें जी जिस पर्पस से आपने जी जी बुक लिखा, जिनमें आपकी आस्था है, आस्था और मतलब कि जी जी इस जी, जो काम हुए हैं वो कोई सामान्य काम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो आप ये सोच के आपने ये बुक लिखा है कि मतलब कि
हम उनको भेंट भेंट करेंगे तभी मुलाकात करेंगे। नहीं, 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 ये तो सोच ये के नहीं मुलाकात कब नहीं, नहीं, ये सोच के नहीं, ये काम तो 2013 से हम इस पर कर रहे थे और पत्र पत्रिकाओं में भी लिखते रहते थे। उस समय ओम थानवी जी हमारे विजिटिंग प्रोफेसर भी थे और समता के बरक्स एक ब्लॉग लिखा जिसको उन्होंने जनसत्ता में छापा भी था। मीडिया के मूल्य वगैरह करके लिखा, उसको भी छापा। मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ कि वो जाफरानी पुलोवर उसी का हिस्सा है, वो जाफरानी पुलोवर उसी का हिस्सा है, कोई दूसरा जो पहने तो दूसरा ही लगे। तो जो लालू जी हैं वो लालू जी ही हो सकते हैं, ना उनको कॉपी किया जा सकता, उनको फॉलो किया जा सकता है। हर कोई अपने हिसाब का आदमी होता है, अपनी तरह का अलहदा आदमी होता है। और गालिब से माजरत के साथ मैं कहूँ कि हैं और भी दुनिया में सियासतदां बहुत अच्छे, कहते हैं कि लालू का है अंदाज़े बयां और। तो जो एक संवाद अदायगी है, जो उनके बोलने में रवानगी है, जो बरतने में एक एहतियात है, और जिस तरह से उन्होंने विश्वविद्यालय कायम किए साथ साथ दोनों ने मिलकर, जिस तरह से अविभाजित बिहार में 9, 7, 16 ज़िले बनाए, 9 बिहार में, 1 पुलिस जिला, 9 में 8 लालू जी ने, 1 राबड़ी जी ने अरवल, बगहा पुलिस जिला बना उन्हीं के समय में, और 7 ज़िले झारखंड के इलाके में। और ये सिर्फ इसलिए करते थे वो कि डेवलपमेंट की यूनिट जितनी छोटी होगी उतना ज़्यादा नज़दीक होगा लोगों के और वो काम उनका हो पाएगा। तो मैं जब रूस गया था 186 या 85 देशों की भागीदारी वाला वर्ल्ड फेस्टिवल ऑफ यूथ एंड स्टूडेंट्स में शिरकत करने, तो वहाँ मुझे पाकिस्तान के 2 साथी मिले। उनको जैसे पता चला कि मैं हिंदुस्तान से हूँ और उसमें भी बिहार से हूँ, तो उन फूड कोर्ट में उनका पहला प्रश्न था कि अच्छा आप बिहारी हैं तो लालू जी का क्या हाल है, सुना है कि आपकी सरकार बहुत टॉर्चर कर रही है उनको। 2017 की बात है ये, अक्टूबर की। तो मुझे बहुत हैरत भी हुई, मुझे खुशी भी हुई कि विदेश में रूस में जो ओलंपिक सिटी है सोची, वहाँ पर इस तरह से उनको लोग याद कर रहे हैं। तो मैंने कहा उनको कि आपको कैसे पता? तो बोले कैसा है कि लालू जी सिर्फ आप ही के यहाँ मशहूर नहीं है, हमारे यहाँ भी उतने ही मकबूल हैं। तो फिर हमने भी चुहलबाजी करनी शुरू की, मजाक। तो मैंने कहा लेकिन आपको पता है वो सिंध से आते थे, कि जिस सिंध प्रांत से आप आते हैं उसी सिंध में पैदा हुए एक आदमी को उन्होंने हमारे यहाँ अरेस्ट किया। तो बोले कि आडवाणी? तो बोले हाँ हाँ, तो आप ही के हैं, तो आपको ज़रा भी बुरा नहीं लगा एक सिंधी होने के नाते? तो बोले नहीं नहीं, ऐसा है कि आडवाणी जी जैसे लोग सिंध में पैदा हुए हों, कि पेशावर में, कि मुल्तान में, कि इस्लामाबाद में, कि रावलपिंडी में, कि कराची में, कि लाहौर में। दरअसल आडवाणी जैसे लोग आग लगाने वाले लोग हैं और लालू यादव जैसे लोग आग बुझाने वाले लोग हैं। इसीलिए लालू जी के प्रति हम लोगों के मन में एक अलग किस्म का मोहब्बत और एहतराम का भाव है। तो इसलिए हमें बहुत खुशी है कि आपसे हमारी भेंट हुई और उनकी सेहत अगर ठीक है, आपके मुंह से सुन रहे हैं, तो हम लोगों को तसल्ली भी हुई। तो लालू जी के बारे में कुछ अच्छा सा लिखा गया हो तो हमें बताइए, हम लोग पढ़ेंगे उसको। तो मैंने कहा लिखी तो कई किताबें गई हैं, कुछ में उनके स्याह पक्ष पर ज़्यादा जोर दिया गया है, कुछ में एक संतुलन बरतने की कोशिश की गई है। उनके व्यक्तित्व के जो उज्जवल पहलू हैं उसको उस प्रमुखता से कम उकेरा गया है या कुछ बातें छुपा ली गई हैं। तो बोले कि आप काहे ना लिख डालते हैं। तो कई फोरम पर वहाँ पर हमने बात भी रखने की कोशिश की थी, तो कई लोग बहुत इम्प्रेस्ड भी होते थे। उसमें पाकिस्तान के कई मित्र थे, साकिब भाई हैं, नगमा जी हैं, एक हमारी मित्र हैं ज़ैनब, तो ये सारे लोग। तो एक तो 2013 में उनके डिस्क्वालीफाई होने के बाद जो फब्तियाँ थी वो, और दूसरा ये बहुत दिलचस्प गुफ्तगू, इन दोनों वाक़ये ने मुझे इस बात के लिए इंस्पायर किया कि हम जल्दी से इस काम को करें और पूरा करें। मैं समझता हूँ कि लालू जी पर सैकड़ों किताबें लिखे जाने की ज़रूरत है और लोग इससे कई गुना बेहतर किताबें लिखें तो मुझे बेहद खुशी होगी। ये बताएं जयंत जी कि अब फाइनली कोई डेट तय हुआ है कि नहीं कि लालू जी को ये पुस्तक भेंट की जाएगी? आप अपने हाथों से उनको ये पुस्तक भेंट करेंगे, मुलाकात करेंगे, और जिस मूर्ति की आप मिलान की मूर्ति की जिक्र कर रहे थे,
आपने पुस्तक लिख कर ख़त्म कर ली है जी, जी। और वहाँ फिर बैठ के तुलना करेंगे। जी, तो मुझे लगता है नहीं वो जानते तो हैं जी। और उनको पूरा इस बात का मतलब जो भी कोई मिलने जाते हैं तो उनके ज़रिए भी मेरा प्रणाम वगैरह उन तक पहुंच जाता है। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि उनको ज़मानत मिल जाएगी और तब पटना आएंगे तो वहीं पर भेंट कर पाऊँगा। वो नहीं हो पाया। और एक बात मैं भूल ना जाऊँ कि मेरा एक इंटरव्यू देखकर वो बहुत खुश हुए थे और जब सरकार गिरी ही थी। और वो चंदा दीदी हैं, उनकी बेटी हैं। और उन्होंने मुझे बहुत अप्रिसिएट किया था। और लोगों को नेता वगैरह जो हैं वो ले जाते हैं पार्टी चीफ के यहाँ, और मुझे पार्टी तक खुद उन्होंने पहुंचाया। तो मैं उनके प्रति जो मेरी भावनाएं हैं वो एक बहुत अलग किस्म की हैं। और उन्होंने हमेशा मुझे इंस्पायर किया है, मुझे बहुत अप्रिसिएट किया है, बहुत मोटिवेट किया है कि कभी भी धैर्य नहीं खोना है। और राजलक्ष्मी हैं छोटी, तो कुछ जो लोग कहते रहते हैं कि अच्छा लालू जी की फैमिली में लोग कितना पढ़े हैं वगैरह वगैरह, तो कई जो ज़रूरी जानकारी है वो राजलक्ष्मी ने भी मुझे दी। तो बहुत नम्रता से भरी इंसान है। तो मैं इन दोनों के प्रति बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत थैंकफुल हूँ कि इस किताब के लेखन में हर स्तर पर सब ने कुछ न कुछ मेरी मदद की, मेरी राहें हमवार की। तो लालू जी जब भी उनको ज़मानत मिलती है वो हमारे बीच आते हैं। अभी तो हम उनकी बेहतर सेहत की कामना करते हैं और मैं चाहूँगा कि उनसे जितनी जल्द मेरी मुलाकात हो जाए और वो अनुमति मिल जाए मुझे कि मैं उनको भेंट कर सकूं जाकर, और उनकी सुविधा अनुसार, उनके कन्वीनियंस का ख्याल रखते हुए। नहीं तो किन्हीं के ज़रिए जो जाएंगे मैं उन तक पहुंचवा दूंगा। हालांकि मुझे अच्छा लगता कि वो जल्दी जो भी हियरिंग है उनको बेल मिल जाए। और ये बुक मार्केट में कब तक आ जाएगी? बहुत ये किताब योगेश जी अमेज़न पर उपलब्ध है। और चूँकि प्रकाशक ने मुझे 5-6 कॉपी ही भिजवाई हैं, तो कई लोग इसकी समीक्षा भी लिख रहे हैं जो हमारे टीचर्स हैं। चौथी राम जी, उर्मिलेश जी, ये सारे लोग जो हैं इनका मार्केट में कब तक आ जाएगी? मतलब फॉर्मली जो मार्केट में मैंने मैं ये कह रहा था कि उर्मिलेश जी वगैरह का बड़ा स्नेह रहा है, क्योंकि वो नवाड़ा टाइम्स में थे, इस दौर को कवर करते रहे हैं। तो कई चीज़ें वो भी उनसे बात करके चौथी राम जी हो गए। और भी मैं समझता हूँ, हाँ, एक नाम रामाश्रय यादव जी बीपीएससी के चेयरमैन रहे 6 साल लालू जी के टेन्योर में, और राबड़ी जी ने उनको तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया था। और बहुत दानिशमंद इंसान हैं। खत्म होने वाला है कार्ड। तो ये एक चीज़ सिर्फ आप बता दीजिए बस कि ये मार्केट में, बाजार में लोगों के लिए मार्केट में कब अभी तक? अभी तो अमेज़न पर है और लोग काफ़ी चाव से इसको मंगवा रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मुझे भेजते भी रहते हैं कि मैंने ये पढ़ी। और हमने प्रकाशक को बोला है, चूँकि ये मैं चुनाव में इतना मसरूफ़ था और कई विधानसभा क्षेत्र 20-25 विधानसभा क्षेत्र में गया, तो मैं इस किताब को लेकर बहुत वक्त नहीं दे पाया। प्रकाशक से हमने ये बोला है, आग्रह किया है कि आप जल्दी से जो भी शहर हैं उसके बुक स्टॉल पर, स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर इसको जल्दी से आप उपलब्ध करा दें। क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर करना अमेज़न पर मुझे ही दिक्कत होती है। मैं ऑनलाइन कल्चर का आदमी नहीं हूँ उस तरह से। तो जो बुज़ुर्ग हैं, कई लोग पूछते हैं, तो मुझे लगता है कि जल्द ही यह किताब की दुकानों पर भी उपलब्ध होगी। अभी लेकिन 1 महीने से, मेरा ख्याल 1 नहीं 20 दिन से अमेज़न पर इसकी उपलब्धता है। रेड नेटवर्क से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो जयंत जिज्ञासु जी की पुस्तक है द किंग मेकर, लालू प्रसाद यादव की अनकही दास्तान। और अनामिका पब्लिशर्स से यह किताब आई है, और अनामिका पब्लिशर्स ने ही गणेश शंकर विद्यार्थी जी की कई वर्क को, कई कृतियों को प्रकाशित किया। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो बहुत बड़े सोशलिस्ट आइडियोलॉग रहे, नेता रहे हम सबके, हमारे पुरखे हैं, उनकी जो उनका संपूर्ण वाङ्मय जो है, उनका कंप्लीट वर्क इसी पब्लिशर ने लाया है, मस्तराम कपूर के संपादकत्व में।
तो बिल्कुल जल्दी ही ये पुस्तक जो है मार्केट में भी आ जाएगी और अमेजन पे उपलब्ध है। और हम एक नए सीरीज लेके आएंगे क्योंकि हमने इस पुस्तक को खुद अभी नहीं पढ़ा है और इसमें 13 अध्याय है। तो इसको पढ़ने के बाद हम एक बार फिर बैठेंगे जयंत जिज्ञासु जी के साथ और जानेंगे लालू प्रसाद की अनकही दास्तान। योगेश चक्रवर्ती, रैड नेटवर्क, पटना।